होता है, अगर हमें स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन बनानी है तो क्या करना पड़ेगा हमको, हम spring.starter.io पे चलते हैं। ठीक है, स्प्रिंग इनिशियलाइजर। ठीक है, जब इस पर जाएंगे ठीक है, तो ये स्प्रिंग डॉट स्टार्ट स्प्रिंग आयो। ठीक है, इस पर गए। स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट हम यहीं से बनाते हैं, या तो मेवन प्रोजेक्ट बना लो, या फिर हम डायरेक्टली मेवन प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमको उसमें पॉम डॉट डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी या स्टार्टर डालने पड़ेंगे। बट अगर हम इस टूल का यूज़ कर रहे हैं तो हमें ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या सेलेक्ट करते हैं, हम मेवन प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, जावा का यूज़ कर रहे हैं, जावा का वर्जन कौन सा लेना है, सपोज हमने ये ले लिया 2.6.7। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉम डॉट, हम स्टूडेंट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, स्टूडेंट क्रेड एप्लीकेशन, कॉम डॉट स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं स्टूडेंट क्रेड एप्लीकेशन, स्टूडेंट क्रेड एप्लीकेशन। ठीक है, क्रेड का मतलब होता है 4 फॉर्म से बना हुआ। सी पर क्रिएट, मतलब हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट या रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे या सेव करेंगे डेटाबेस में। आर फॉर रीड, मतलब गेट करेंगे डेटाबेस से। यू माने अपडेट, हम अपडेट करेंगे रिकॉर्ड को। और डी माने डिलीट। ठीक है, क्लियर क्लियर। यस सर। ठीक है, ये हो गया। अब हमको इसमें जावा का 8 वर्जन यूज करना है, इस पर क्लिक कर दिया। अब हम यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। तो स्प्रिंग बूट का डिपेंडेंसी हमको वेब प्रोजेक्ट बनाना है तो वेब डिपेंडेंसी चाहिए, तो यहाँ पे हम वेब लिखेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग बूट ने बताया था डिपेंडेंसी की जगह हम स्टार्टर दिए गए हैं हमको। स्प्रिंग बूट ने क्या दिया, स्टार्टर। तो वेब स्टार्टर यूज करेंगे, जैसे स्प्रिंग वेब है तो स्प्रिंग वेब का स्टार्टर हमारी किस किस में हेल्प करेगा। रेस्टफुल वेब एपीआई बना सकते हैं, वेब बिल्ड वेब जो भी होगा पता नहीं मुझे। स्प्रिंग एमवीसी का काम कर सकते हैं, मतलब हमको स्प्रिंग एमवीसी की अलग से जार ऐड करने की जरूरत नहीं है डिपेंडेंसी। रेस्टफुल के लिए अलग से जार ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टॉमकिट वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं। जैसे हमने वेब स्टार्टर करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टार्टर, एक वेब स्टार्टर दिखेगा हमको। जैसे अगर एक्सप्लोर करें इसमें, यहाँ पे। ठीक है, तो देखो जब मैं वेब डिपेंडेंसी करूंगा तो एक वेब स्टार्टर, इसमें डिपेंडेंसी के फॉर्म में एक वेब स्टार्टर, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, ये एक एंट्री हो जाएगी। ठीक है, इसका काम होता है कि अगर हमें वेब एप्लीकेशन बनानी है तो ये डिपेंडेंसी हमें उसके लिए जार डाउनलोड करके देती है। या तो मैं डिपेंडेंसी ऐड करूं, जैसे हम लोग स्प्रिंग बूट में जब मेवन प्रोजेक्ट बनाते हैं वो। ठीक है, उसमें मैं वर्जन दूंगा कि मुझे स्प्रिंग वेब का प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें इस वर्जन की जार डाउनलोड करो, सारा कुछ जो हमने पहले देखा था। स्प्रिंग बूट ने हमें फैसिलिटी दी है कि हम स्टार्टर का यूज करें। इस स्टार्टर से क्या होता है, जो भी इसकी लेटेस्ट डिपेंडेंसी होंगी, लेटेस्ट जार होंगी, उनको ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड करेगा। और वेब प्रोजेक्ट बनाने के लिए, किसी भी तरीके का वेब प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो भी जार होंगी वो सारी की सारी जार डाउनलोड कर लेगा। यहाँ तक बात आई समझ में। हेलो, यस सर। ठीक है। और एक डिफॉल्ट स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट, ये यस ऑटोमेटिकली हमको ऐड करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिक आता है। क्यों आता है कि हम जो स्प्रिंग बूट को प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो भी जार की जरूरत होगी, ठीक है, स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट जो भी जार बनाने के लिए जो भी जार की जरूरत होगी वो डाउनलोड करके देता है हमको स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट। ठीक है, तो ये भी हमारा एक स्टार्टर है जो कि हमको स्प्रिंग बूट की जो बेसिक नीड है, स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो बेसिक नीड या बेसिक जार की जरूरत होगी वो हमको ये स्टार्टर डाउनलोड करके देता है। ठीक है, ओके। अब हम इसको क्लोज करते हैं। सर। हाँ हाँ, बोलो। सर हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर मैं बोल रहा था कि स्टार्टअप भी यही काम कर रहा है और स्टार्टर पेरेंट भी सेम काम कर रहा है। ना 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 वो भी ना ना ना, वेब कर सारे। रहा है ना ना, स्टार्टर एक बेसिक नीड दे रहा है, वो वेब प्रोजेक्ट बनाने के लिए नहीं कर रहा।
वेब प्रोजेक्ट बनाने के लिए वेब वेब की जो जार होंगी, वेब प्रोजेक्ट जैसे स्प्रिंग का जब हमने प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें हम जार ऐड कर रहे थे, जार डाउनलोड कर रहे थे, फिर बिल्ड पाथ में ऐड कर रहे थे। वो स्प्रिंग की जार, कोर की जार डाउनलोड करके। बट एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर करने के लिए बेसिक ज़रूरत, वो आपको कोई वेब प्रोजेक्ट बना के नहीं देगा स्टार्टर। कुछ अलग से जार होती हैं, जिनसे हम वेब प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, जो जो सिर्फ़ स्प्रिंग बूट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए ज़रूरत होती हैं। ठीक है? वेब वो हमको पेरेंट स्टार्टर देता है। थोड़ा मतलब इसमें डिफरेंस अरे! एक बार बता दीजिए, इसमें क्या डिफरेंस है मतलब स्टार्टर पेरेंट में और स्टार्टर में? अरे स्टार्टर पेरेंट का जो जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो बेसिक ज़रूरतें हैं, उनको देता है। अब अब जैसे आपने एक वेब प्रोजेक्ट के लिए वेब डिपेंडेंसी ऐड कर ली, ये अलग चीज़ है। जब आप कुछ भी डिपेंडेंसी ऐड नहीं करोगे, तब भी आप देखोगे कि कुछ जार ऐड हुई हैं। उन जार का काम होता है आपका जो प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाया, उसको एक स्ट्रक्चर देना, कुछ बेसिक ज़रूरत होती है। ओके सर, वे ओके। वेब का मतलब हो गई एक अलग जार, जिससे आप वेब प्रोजेक्ट बना सकते हो। वेब प्रोजेक्ट क्या होता है मैंने बताया हुआ है कि इंटरनेट पे हमको चलाना है, कई सारे मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे ब्राउज़र में और सर्वर में हमको कम्युनिकेट कराना है, तो वेब प्रोजेक्ट हमको बनाते हैं। उसके पहले भी पेरेंट का काम होता है कि जैसे हम लोग हैं, जैसे आप हो, जैसे मैं हूँ, तो मेरे पेरेंट जैसे मैं भले ही एक बड़ा होके आज जॉब कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने अपना मकान नहीं बनाया, बट मेरी बेसिक नीड थी कि मुझे पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे, मुझे एक घर चाहिए था रहने के लिए, मुझे कोचिंग की ज़रूरत थी, तो वो मेरी किसने ज़रूरत पूरी की? मेरे पेरेंट ने। येस और नो? यस सर। तो उनने तो मुझे मतलब उनने मुझे बेसिक चीज़ दी। जब बेसिक चीज़ देने के बाद फिर मैं इंजीनियर बना, फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा काम है। आज जो मैं काम करता हूँ, उसमें तो मेरे पेरेंट का कोई रोल नहीं है। मेरे पेरेंट का रोल कहाँ तक था, मेरे को कॉलेज कराना, मेरी कॉलेज की फीस देना, घर रहने के लिए देना, तो बेसिक नीड उनने पूरी की। तो जो प्रोजेक्ट की बेसिक नीड होती है स्प्रिंग बूट की, वो पेरेंट देता है, उसके लिए जो जार चाहिए बेसिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। उसके बाद जो वेब प्रोजेक्ट बनाएँगे, वो वेब वेब स्टार्टर देता है। अब आई समझ में? यस सर, यस सर, अब आ गई समझ। ठीक है? हुँ। अब हमको क्या करना है, अब हमको डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना है। तो हम किसका यूज़ करेंगे? हाइबरनेट का या जेपीए का? तो हाइबरनेट लिखेंगे जैसे, ठीक है? देखो, तो ये जो स्टार्टर है वो आपको किस-किस में हेल्प करेगा? हाइबरनेट, हाइबरनेट से आप कम्युनिकेशन करो, उसके लिए स्प्रिंग डेटा और जे जेपीए, जावा पर्सिस्टेंट एपीआई, ठीक है? इन तीनों का जो भी आप इन तीनों से अगर आप यूज़ करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ़ एक ही स्टार्टर की ज़रूरत है, इसलिए हमने इसको क्लिक कर दिया। इसमें हम क्या करेंगे, अभी के लिए जेपीए का यूज़ करेंगे। जेपीए क्या होता है, जैसे हाइबरनेट होता है ना, तो हाइबरनेट का सुपर क्लास मान लो इसको, ठीक है? हाइबरनेट क्या है? एक इम्प्लीमेंटेशन है किसका? जेपीए का, ठीक है? जैसे इम्प्लीमेंटेशन जैसे मैंने बताया ना, जैसे कार का एक मॉडल दे दिया आपने, बोले कार। कार हम एक ऐसा व्हीकल बनाते हैं, इसमें 4 पहिए होंगे, एक गियर होगा, स्टीयरिंग होगा, तो ऐसे ही जेपीए है, ठीक है? जेपीए में क्या होगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन हाइबरनेट है। तो जेपीए सुपरसेट है हाइबरनेट का। तो अभी हम यहाँ पे जेपीए यूज़ करेंगे। जेपीए का काम भी बिल्कुल वैसे ही होता है, जैसे हाइबरनेट का होता है। जैसे हाइबरनेट में गेट करने के लिए, लोड करने के लिए, अपडेट करने के लिए, सेव करने के लिए मेथड होते हैं, ऐसे ही एक जेपीए में भी वही सारे मेथड होते हैं जिनका यूज़ करके हम रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं, रिकॉर्ड को गेट कर सकते हैं, रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। तो अभी हम जेपीए का यूज़ करेंगे, ठीक है? क्लियर है? ओके सर। क्योंकि जेपीए का यूज़ थोड़ा सिंपल होता है, ठीक है? वो देखेंगे, बाद में हम हाइबरनेट का भी देखेंगे, लेकिन अभी हम जेपीई का यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ हमको क्या चाहिए, चूँकि हमको ओरेकल से हम कनेक्टिविटी करेंगे, तो ओरेकल से कनेक्टिविटी के लिए कुछ चाहिए, तो यहाँ पे ओरेकल लिखा, ठीक है? तो ओरेकल ड्राइवर, ठीक है? ये ओरेकल से भी करेगा जो भी है, ये लिख दिया हमने, ठीक है? ये ओरेकल से होगा, 3 हमने डिपेंडेंसी कर ली, और कोई चाहिए हमको ठीक है? तो बस ये 3 से काम हो जाएगा। डेटाबेस से इससे कनेक्टिविटी हो जाएगी, ओरेकल से कर रहे हैं तो इसका काम हो जाएगा, और स्प्रिंग वेब प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो स्प्रिंग बूट का वेब प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो सारी की सारी डिपेंडेंसी इससे आ जाएगी।
ये हमारा प्रोजेक्ट का बन गया, हमने 3 डिपेंडेंसी ऐड की, ठीक है? ओके, अब हम इसको करते हैं जनरेट, ठीक है? मेरे ख्याल में 3 ही होती हैं, एक मिनट में देख लेता हूँ इसका फॉर्म डॉट एक्सएमएल। ठीक है, अब मैं क्लिक करूंगा जनरेट पे, तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हमारे में जनरेट हो जाएगा, ठीक है? मैंने कर दिया जनरेट। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसका क्या करते हैं, यहीं पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, स्टूडेंट क्रेड एप्लीकेशन, ठीक है? यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑल, ठीक है? ये अब इस एक्सट्रैक्ट वाले को मैं कट कर ले रहा हूँ, और कट करके मैं क्या करता हूँ, इसको डी ड्राइव, चलो कहीं पे एक मैं अलग से एक फोल्डर बनाता हूँ स्प्रिंग बूट का, ठीक है? इससे क्या होगा कि सारे के सारे स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट जो भी हम पढ़ेंगे वो एक जगह बन जाएंगे। क्लिक किया, न्यू फोल्डर, ठीक है? स्प्रिंग बूट, ठीक है? ये कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करूंगा इक्लिप्स में। इंपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक करो, इंपोर्ट पे गए, क्योंकि ये मेवन प्रोजेक्ट है हमारा, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट, इसको हमको करना है, नेक्स्ट किया, ठीक है? यहाँ से हम उसको ब्राउज कर लेंगे, कहाँ कहाँ रखा है हमने, डी ड्राइव के अंदर सर, खोल रहा दिस पीसी। हूँ, दिस पीसी में गए, डी के अंदर गए, और इसके अंदर स्प्रिंग बूट, और स्प्रिंग बूट में ये स्टूडेंट क्रेड एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कर दिया, ये हो गया, एक आ गया, ठीक है? यहाँ पे आ गया, अब इसको कर देंगे फिनिश।
तो मेवन प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम जब होता है, जब भी हम कोई नया। तो ये इंपोर्ट हो गया। अब इसको अपन खोल के देखते हैं, पहले क्या स्ट्रक्चर बना इसका। तो इतना कुछ बन गया। ठीक है, कोई अभी किसी में कोई एरर नहीं दिखा रहा है। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपका प्रोजेक्ट बनेगा, कभी पॉम में एरर दिखाएगा, कभी इसकी जावा की फाइल में दिखाया। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक डिफॉल्ट स्टूडेंट क्रेड एप्लीकेशन इस नाम से एक मेन फाइल बनती है स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में। यही मेन एंट्री पॉइंट होता है हमारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का, यहीं से हम रन करते हैं एक चीज। दूसरा, बनी है तो pom.xml खोलते हैं हम पहले और देखते हैं इसमें क्या क्या आया है। ठीक है, तो ये देखा हमने, इसको मैं इधर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये पेरेंट स्टार्टर जो हमने वर्जन लिया था स्प्रिंग बूट का वो आ गया। ठीक है, उसके बाद ये हमने पैकेज लिया था। तो ये पैकेज क्या है, यहाँ पे देखो com.student, उसके बाद स्टूडेंट क्रेड एप्लीकेशन इसका नाम है। तो इस तरीके से ये पैकेज बना दिया इसने। यहाँ पे नाम ये स्टूडेंट क्रेड एप्लीकेशन, पैकेज का नाम ये, हमारे प्रोजेक्ट का नाम ये, आर्टिफैक्ट आईडी मतलब हमारे प्रोजेक्ट का नाम ये। ठीक है, और यहाँ पे और नीचे चले तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, हम अपने प्रोजेक्ट का कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। हम वहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं। जैसे हम जिसके लिए प्रोजेक्ट बनाना तो कुछ मीनिंगफुल देना है, ठीक है, वो दे सकते हैं। ऐसी कोई ज़रूरत होती नहीं है, देना चाहें दे सकते हैं। जावा का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, 1 पॉइंट, ये आ गया। उसके बाद डिपेंडेंसीज। ठीक है, जावा का वर्जन देते हैं हम प्रॉपर्टीज टैग में। ठीक है, हमेशा याद रखना, कभी कभी ऐसी बेसिक नॉलेज के लिए पूछ लेते हैं कि जावा का वर्जन कैसे दोगे, तो प्रॉपर्टीज टैग में आता है। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। उसके बाद डिपेंडेंसीज, ये डिपेंडेंसीज टैग है। इस डिपेंडेंसीज टैग के अंदर डिपेंडेंसी होती है। तो ये स्टार्टर जेपीए का स्टार्टर, मतलब जो हाइबरनेट से कनेक्टिविटी करेंगे, जो भी मेथड लिखेंगे हाइबरनेट है जेपीए से, उसके लिए ये रहा। वेब वेब प्रोजेक्ट के लिए जो वेब स्प्रिंग के लिए वेब की जो भी जार होती हैं वो इससे मिल जाएंगी। और डेटाबेस के लिए हमने ओरेकल से, डेटाबेस के लिए जो ओरेकल ओजेडीबीसी 14 डॉट जार हम बिल्ड पाथ में ऐड करते थे, वो करने की जरूरत नहीं है, वो काम करेगा हमारा ये। ठीक है, OJDBC 8। ठीक है, क्लियर। ओके। ठीक है, हमको 3 चीज चाहिए थी। बाकी एक एक टेस्ट स्टार्टर ऑटोमेटिकली आता है, मेवन प्लगइन ऑटोमेटिक आता है। ठीक है, बस हमने ये देख लिया। अब क्या करते हैं, इसको हम पहले, जैसे आपका स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट था पहला वाला, उसमें आपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में सर्वर का पोर्ट चेंज किया था, तो 8087, चलो इसी को कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम अपने इस प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, सबसे पहला यही काम करेंगे कि जो सोर्स फोल्डर होता है, रिसोर्स, एसआरसी के अंदर, मेन के अंदर रिसोर्स। एक बात और याद रखना है कि जो भी हम एप्लीकेशन बनाएंगे, जो भी हम अपनी अपनी क्लास बनाएंगे, वो एसआरसी मेन और जावा इसके अंदर बनाएंगे। हम किसी हमेशा एसआरसी टेस्ट जावा टेस्ट के अंदर कुछ नहीं बनाएंगे। अभी टेस्ट फोल्डर होता है टेस्ट केस लिखने के लिए, टेस्ट केस क्या होता है ये अलग टॉपिक है। ठीक है, रिसोर्स के अंदर हमारी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल होती है, इस पर जाएंगे, यहाँ पे हम सर्वर का पोर्ट चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा सर्वर का पोर्ट हो गया। अब सबसे पहले हम इसको रन करके देखते हैं कि यार हमारी एप्लीकेशन जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, जो इम्पोर्ट किया वो सही से हो गया। तो इसको रन करते हैं। अभी हमने कुछ भी कंट्रोलर नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, जस्ट हमने उसको रन करके देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे मेवन डिपेंडेंसी आ गई है। ठीक है, स्प्रिंग बूट की, स्प्रिंग डाटा जेपीए, स्प्रिंग की, ठीक है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर जो भी है, जो भी हमने फॉर्म में एंट्री दी है उसके करस्पॉन्ड, उसकी हेल्प से ये सारी की सारी आ गई। क्या होगा, एप्लीकेशन रन हुई क्या, यहाँ पर तो मुझे नहीं दिख रही। नहीं सर, इतनी ही दिख रही है अभी, एक बस, लाइन पर दिख रही है स्टूडेंट।
क्या करेंगे हम, जैसे इंपोर्ट करते हैं सारा कुछ करने के बाद पहला दूसरा इम्पोर्टेंट काम क्या रहेगा, हम अपनी एप्लीकेशन को एक तो अपडेट करेंगे और देखो हाँ अच्छा लेट हुई। चलो भाई। ठीक है, ये स्टार्ट हो गई 8087 पोर्ट पे, मतलब हमने जो एक स्ट्रक्चर बनाया स्प्रिंग बूट का एक नॉर्मल, वो बन गया। कोई एरर दी इसने? अच्छा ये क्या बोल रहा है, देखो एरर क्या बोल रहा है, क्योंकि हमने डेटाबेस के कनेक्टिविटी के लिए ओरेकल की डिपेंडेंसी डाली है और जेपीए की डाली है, तो वो ये बोल रहा है कि आप उसका कहीं यूज़ तो कर ही नहीं रहे हो, उसके लिए प्रॉपर्टी तो आपने दी नहीं है। फॉर्म में डिपेंडेंसी तो डाल दी है आपने, बट आपने कहीं उसके लिए कनेक्शन का यूआरएल, कनेक्शन का पासवर्ड कुछ नहीं दिया है, वो ये एरर दे रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन फेल हो गई। यहाँ पे देखो तो बोल रहा है इफ़ यू वांट टू एम्बेडेड एप्लीकेशन failed to determine a suitable driver class। ठीक है, data source URL attribute is not specified in and or no embedded data, मतलब वो ये सीधा ये कहना चाह रहा है कि आप यहाँ पे डिपेंडेंसी डाली है आपने कि आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी करोगे, यहाँ पे भी डाली है ओरेकल की OGDBC 8 भी आपने ऐड की है, बट आप कहीं पे भी यूजर नेम और पासवर्ड तो आप दे ही नहीं रहे, मतलब आप कनेक्टिविटी के लिए कुछ हिंट ही नहीं दे रहे उसको। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एंट्री डालते थे किसके लिए, ओरेकल से कनेक्टिविटी के लिए, हाइबरनेट में भी हमने किया, वो हम क्या करेंगे, कहाँ डालेंगे, इसमें प्रॉपर्टी फाइल में। अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं बनाएंगे क्योंकि हम स्प्रिंग बूट की हेल्प से हाइबरनेट का यूज कर कनेक्टिविटी कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल है उसमें एंट्री देंगे, और प्रॉपर्टी फाइल में एंट्री कैसे देते हैं, वो इस तरीके से देते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी वही होती है, बस इस तरीके से उनको दिया जाता है। ठीक है, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल, मतलब हम यहाँ पे यूआरएल दे रहे हैं, यूआरएल यही होता है। ड्राइवर क्लास ये नाम भले ही चेंज हो जाएगा, लेकिन ड्राइवर क्लास यही होती है। यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है। ठीक है, ये हमारी डेटाबेस की प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ पे डेटाबेस प्लेटफॉर्म ओरेकल डायलेक्ट, ये हमारी हाइबरनेट की प्रॉपर्टी हो गई। डायलेक्ट ऑटो डीडीएल डॉट अपडेट, ठीक है, ये अपडेट वाली प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम में क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि अगर हमने पहले से बना रखी होगी, हमने पहले बनाई है क्या, स्टूडेंट क्लास बनाई है, कौन सी क्लास बनाई है हमने? हाँ सर, बनाइए ठीक है, स्टूडेंट तो क्लास उस वाले। हाँ तो कोई नहीं, हम इसके लिए क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, क्रिएट नॉर्मली हम कर देते हैं ताकि फर्स्ट टाइम में वो न्यू टेबल क्रिएट हो जाए और उसका स्ट्रक्चर जैसा भी होगा वैसा बन जाए, फर्स्ट टाइम में हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, बाकी अब देखो, अब इसको रन करते हैं, अब एरर नहीं देगा, क्योंकि अब हमने बता दिया कि ये रहे, अगर तुमको कनेक्ट करना है तो कनेक्शन के यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, तो उसको संतुष्टि हो गई। हाँ, भले ही अभी तुम कनेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन फ्यूचर में कनेक्ट करोगे, आगे जो कोड लिखोगे कनेक्टिविटी का वो लिखोगे। अब हम रन करेंगे, इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ये रन हो गई। अब कोई एरर नहीं है। ठीक है, क्या लिखा है, स्टूडेंट क्रेड एप्लीकेशन स्टार्टेड, स्टूडेंट क्रेड एप्लीकेशन। ठीक है, किस पोर्ट पे, 8087 पे। क्लियर? यस सर। ठीक है, ओके, हमने प्रॉपर्टी दे दी, तो अब वो एरर नहीं दे रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम मेबन प्रोजेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे भी और आगे, हमको इसको बिल्ड करना होता है। एक बिल्ड और एक अपडेट, दो चीजें होती हैं, दो चीजें करना जरूरी है। अगर एरर आ रही, देखो जैसे ये जार फाइल वगैरह, तो इसमें मेबन डिपेंडेंसी आ गई, बट जब हम क्लास में उसको यूज करते हैं, कभी कभी हम क्या होता है कि
कि मेवन डिपेंडेंसी यहाँ तो आ जाती है, ये आ गई सारी इसमें, बट जो क्लास में हम पैकेज इंपोर्ट कर रहे हैं वो नहीं होते हैं। तो उसका सॉल्यूशन है कि हमको इसको क्या करना पड़ता है, अपडेट। ठीक है, पहला सवाल। तो अपडेट कहाँ से करते हो, आप यहाँ पे जाओगे मेवन में, ठीक है, और अपडेट करोगे। इससे दो दो चीज़ें होती हैं अपडेट करने से। एक तो क्या होता है कि अगर कोई डिपेंडेंसी पुरानी हो गई है, मान लो हम यूज़ कर रहे हैं और नई डिपेंडेंसी आ गई है, ठीक है, तो उससे क्या होता है एक लेटेस्ट वाली डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है। तो एक काम होता है हमारा अपडेट करने का। अगर स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में एरर आ रही है तो आप दो ही काम करेंगे। सबसे पहला काम करेंगे अपडेट करने का। अपडेट करने से 90% प्रॉब्लम चली जाती है। दूसरा चीज़ होता है, इसको हम करते हैं बिल्ड। ठीक है, बिल्ड करने से क्या होता है, बिल्ड कैसे करते हैं और बिल्ड करने से होता क्या है। जैसे अभी मेरी जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे ऐड है। कभी कभी क्या होता है कि मान लिया मैंने अभी जो डिपेंडेंसी ऐड करी है या पॉम डॉट एक्सएमएल में जो वर्जन दिया है वो मान लिया कुछ और दिया है। जैसे यहाँ पे मैंने पेरेंट का वर्जन दिया है, यहाँ पे सपोज करें हम 2.6.7 है, तो इसी के अकॉर्डिंगली कुछ जार डाउनलोड हुई होंगी और वो ऐड हो गई। अब मान लो उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, वो चल नहीं रही, मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया वर्जन और मैंने रन किया, तो कभी कभी क्या होता है पुरानी वाली हटती नहीं है कुछ जार और नई वाली ऐड हो जाती है, उसकी वजह से एरर आती है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि हम बिल्ड करते हैं। बिल्ड करने से क्या होता है, जो भी क्लास फाइलें बनती हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होता है, वो फिर से टूटता है और नया बनता है। इससे क्या होता है कि सारी जो पुरानी जारें होंगी वो हट जाएँगी और फिर से नई जारें जो भी ज़रूरत होगी वो ऐड होंगी। इससे कभी-कभी जो एरर आ रही होती है, पुरानी जार मतलब हटती नहीं है और नई जार भी ऐड हो जाती हैं, उनकी वजह से एरर आ रही है, वो भी चली जाती है। ठीक है? ये ऑटोमेटिकली सारी की सारी फिर से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारा क्लीन होके बनता है दोबारा से। तो उसको कैसे करते हैं, रन एज़ में जाएँगे, ठीक है? रन एज़ मेवन बिल्ड ठीक है? मेवन बिल्ड पे करेंगे और यहाँ पे हमको गोल देते हैं। क्या देते हैं? गोल। क्लीन मतलब हमको प्रोजेक्ट को क्लीन करो और इंस्टॉल मतलब पहले क्लीन करो, सारी की सारी जार फाइल को हटाओ, डॉट क्लास फाइल बनी है उनको हटाओ, जो भी कॉन्फ़िगरेशन हुए उनको हटाओ और फिर से बिल्ड करो। फिर से डाउनलोड करो, फिर से ऐड करो, सारा कुछ करो। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो राइट क्लिक करेंगे, रन एज जावा एप्ली रन एज मेवन बिल्ड पर जाएंगे। मेवन बिल्ड के बाद यहाँ पे गोल में हम देंगे क्लीन और इंस्टॉल, उसके बाद हम कर देंगे रन। ठीक है, तो अब ये प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड हो रहा है। ठीक है? ये थोड़ा टाइम लेता है जब आप फर्स्ट टाइम उसको बिल्ड करते हो किसी प्रोजेक्ट को। अब आगे चलते हैं, अब क्या करना है हमको, देखो स्टूडेंट करंट हम्म, उसको इनकम कमेंट कर रखा है अपने, हाँ, वो उसको वो तो हटा कमेंट, दो। वो तो जब बिल्ड करोगे तो कमेंट ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर ये एरर नहीं आएगी तो दूसरी एरर आएगी, वो टेस्ट केस फेल होगा। ये जो टेस्ट केस लिखा हुआ है ना वो फेल होगा, क्योंकि हमने इसमें कोई टेस्ट केस नहीं लिखा है तो फेल होगा, इसलिए हम इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, वो तो कमेंट हमको करना ही पड़ेगा, तो कर दो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें, अब हम इसमें फोल्डर बनाएंगे आगे के। कैसे, अब हम इसमें कंट्रोलर बनाएंगे, सर्विस बनाएंगे, एंटिटी बनाएंगे और डाव बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम कंट्रोलर का फोल्डर बनाते हैं। इसमें हमेशा एक चीज याद रखना, बड़े ध्यान की बात है, जो जो हमारा जो हमने स्प्रिंग बूट से जब प्रोजेक्ट बनाया था उसमें जो हमारी मेन मेन जो फाइल है वो इसमें है, इसमें com.student.student क्रेड एप्लीकेशन। तो आप जो भी फोल्डर बनाएंगे वो इसी के बाद बनाएंगे या इसी के अंदर बनाएंगे। आप यहाँ पे क्लिक करके नहीं बनाएंगे, पहले ये और इसके अंदर, अदरवाइज प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। तो न्यू पे जाएंगे हम, न्यू पे गए, पैकेज, पैकेज को बना रहे हैं ताकि हम कंट्रोलर को अलग रखेंगे, सर्विस को अलग रखेंगे, डाउ क्लास को अलग रखेंगे और एंटिटी को अलग रखेंगे। एंटिटी मतलब जैसे हमारी स्टूडेंट क्लास है, नॉर्मल स्टूडेंट क्लास जिसमें सिर्फ वेरिएबल है और गेटर सेटर मेथड है, उसको बोलेंगे हम एंटिटी, जैसे हमने हाइबरनेट में बनाई थी। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कंट्रोलर नाम से फोल्डर बनाऊंगा, कंट्रोलर, CONTROLLER। ठीक है, कंट्रोलर। ठीक है,
एक पैकेज मैं इसी के अंदर बनाऊँगा सर्विस नाम से, जिसमें मैं लिखूँगा सर्विस। राइट क्लिक किया, पैकेज पे गया, सर्विस डॉट सर्विस, ठीक है। कंट्रोलर पे हम कंट्रोलर लिखते हैं, सर्विस पे हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। एक बनाऊँगा मैं डाउ, डाउ में हम लिखते हैं जिससे हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी वाली चीज़, ठीक है। यहाँ पे गया मैं फिर से पैकेज डॉट डाउ, डाउ का फुल फॉर्म होता है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, एक्सेस मतलब वही डेटाबेस से हम एक्सेस कर रहे हैं, फिनिश। एक हम बनाएंगे एंटिटी नाम से, एंटिटी में जैसे हमको स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव करना है तो स्टूडेंट की क्लास बनाएंगे सिर्फ, ठीक है। एंटिटी डॉट एंटिटीज कर दिया, इसको हमने कर दिया फिनिश। तो ये हमारे 4 क्या बन गए, फ़ोल्डर बन गए। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब हम कंट्रोलर बनाते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या बनाते हैं, एंटिटी क्लास बनाते हैं, ठीक है। कंट्रोलर छोड़ो, तो एंटिटी क्लास में हम क्या करेंगे, न्यू में गए, मतलब हमको स्टूडेंट को सेव करना है, स्टूडेंट को गेट करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो हम न्यू क्लास में गए और स्टूडेंट नाम से क्लास बनाई और उसको कर दिया फिनिश। स्टूडेंट नाम से क्लास बन गई है, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट की जो भी हमारी क्लास है मैं उसको क्या क्या कर रहा हूँ, कॉपी करके अपने में से उसमें पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी चीज़ें छोड़ के सारी की सारी पैकेज छोड़ के मैंने सारा कॉपी कर लिया। ये वही एंटिटी है जो हमने हाइबरनेट में बनाई थी, ठीक है। उसी चीज़ को हम लेके आगे चल रहे हैं, ठीक है। हर जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमने बनाया था स्टूडेंट की एंटिटी हाइबरनेट में वही है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दिया मैंने। ये याद रखना हमको पैकेज कौन सा इंपोर्ट करना है, तो हमेशा परसिस्टेंट जावा परसिस्टेंट एंटिटी, ठीक है। परसिस्टेंट एंटिटी वाला, गलत पैकेज कर दोगे तो प्रोग्राम नहीं चलता। परसिस्टेंट एंटिटी वाला, एंटिटी का काम क्या होता है मैंने बताया हुआ था, ठीक है, उस वीडियो में। और उसको मैं आज अपलोड भी कर दूंगा, रिकॉर्डेड है वो, ठीक है। टेबल में हमको परसिस्टेंट वाली चाहिए, परसिस्टेंट आईडी, सारे एनोटेशन परसिस्टेंट वाले चाहिए, ठीक है। एंटिटी का काम होता है कि जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे हाइबरनेट में इस ये क्लास है, मैं जो क्लास टैग लिखता था हाइबरनेट मैपिंग फाइल, उस मैपिंग फाइल में क्लास टैग लिखता था जिससे मेरी ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट हो जाए डेटाबेस में। तो मैं अब जब एनोटेशन का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं मैपिंग फाइल नहीं बना रहा, कोई वो नहीं लिख रहा टैग, तो उसके लिए मुझे @एंटिटी लिखना पड़ेगा। इसी की मदद से, इस एनोटेशन की मदद से हाइबरनेट ऑटोमेटिकली इस नाम से टेबल बना लेता है, किसमें, डेटाबेस में। टेबल का एनोटेशन का यूज़ होता है कि यहाँ पे अगर मैं टेबल का नाम चेंज करना चाहूँ तो वो चेंज कर सकता हूँ। आईडी का काम होता है कि जो मैंने जिस वेरिएबल के ऊपर मैं आईडी टैग लगा दूंगा, आईडी एनोटेशन लगा दूंगा, उससे क्या होगा, वो फील्ड एज अ आईडी ट्रीट करेगी और जब रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो उसके लिए ऑटोमेटिकली हाइबरनेट वैल्यू जनरेट करेगा, ठीक है। बाकी चीज़ वही है, कॉलम आईडी, आईडी लिए तो आईडी के ऊपर आईडी टैग और जनरेटेड वैल्यू, मतलब कौन सी हम, ये क्या हुआ, स्ट्रैटेजी फॉलो कौन सी जनरेटर क्लास का यूज कर रहे हैं, तो सीक्वेंस का यूज कर रहे हैं। बाकी कॉलम, कॉलम एनोटेशन, एनोटेशन मतलब इसको कॉलम बना रहे हैं, ठीक है। नेम को कॉलम बनाएंगे, सब्जेक्ट को कॉलम बनाएंगे और डेट ऑफ बर्थ को बनाएंगे। उसके ऊपर अगर हमको नाम चेंज करना है तो नाम प्रॉपर्टी में नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारी स्टूडेंट क्लास बन गई। 4 फील्ड लिए हैं, आईडी, नेम, सब्जेक्ट और डेट ऑफ बर्थ, क्लियर है। ये चारों फील्ड लिए हमने, यस सर। ठीक है। और उनके गेटर सेटर बनाए, बाकी कुछ नहीं लिया। यहाँ तक ये क्यों नहीं हट रहा आपके में से, ठीक है, ये हो गया काम। अब हम चलते हैं कंट्रोलर पे, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसका कंट्रोलर। यहाँ पे कंट्रोलर के फोल्डर पे राइट क्लिक किया हमने, न्यू में गए,
क्लास पे गए, स्टूडेंट कंट्रोलर, स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर, एक फिनिश कर दिया, ठीक है। अब इसको कंट्रोलर बनाने के लिए हम एक एनोटेशन का यूज करते हैं, एट द रेट, ठीक है, एट द रेट, इसके बारे में और पढ़ेंगे, अभी तो हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो कंट्रोलर को बनाने के लिए हम एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर का यूज करते हैं, रेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट मैपिंग दे देंगे, एक रिक्वेस्ट मैपिंग, इस रिक्वेस्ट मैपिंग में मैंने दे दिया क्या, स्टूडेंट, ठीक है, ये दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बनाऊंगा एक मेथड, वो मेथड का काम क्या होगा, आपकी जो भी हम पहले क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मतलब जो भी हमारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे डेटाबेस में, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, क्रिएट करने के लिए जब भी हम क्रिएट करते हैं तो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। तो दो तरीके से हम लिख सकते हैं उस पोस्ट रिक्वेस्ट को, कैसे लिख सकते हैं, देखो, ये मैंने मेथड कॉपी किया, ये है कंट्रोलर पे हम क्या करते हैं, सिर्फ कंट्रोलर पे हम सिर्फ मेथड कॉलिंग लिखते हैं, मतलब मेथड जो हमको मेथड कॉल करना होता है वो लिखते हैं बस, उसमें बिजनेस लॉजिक वगैरह नहीं लिखते हैं। तो देखो अब हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ये है क्रिएट, हमने मेथड लिखा क्रिएट स्टूडेंट, पहले क्रिएट स्टूडेंट, चलो मैं इसको यहाँ से रेफरेंस लेके बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, हाल फिलहाल के लिए आपके लिए ये कमेंट हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमको क्रिएट करना है, तो पब्लिक, ठीक है, इसका रिटर्न टाइप मैं वॉइड भी ले सकता हूँ, अगर मैं वॉइड लूंगा तो मुझको दिखेगा नहीं, बट डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगा, बट मैं चाहता हूँ क्रिएट होने के बाद मुझे जहाँ से मैं क्रिएट कर रहा हूँ, हम पोस्टमैन से क्रिएट करेंगे तो मुझको पोस्टमैन पे दिख जाए, तो मैं इसका रिटर्न टाइप स्टूडेंट ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब मैंने मेथड लिख दिया क्रिएट स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो भी मैं स्टूडेंट की वैल्यू दूंगा, मतलब स्टूडेंट की आईडी, नेम, सब्जेक्ट, डेट ऑफ बर्थ, तो क्या होता है, जैसे मैं पोस्टमैन से दूंगा या कहीं से भी दूंगा, पोस्टमैन से दूंगा क्योंकि हम ब्राउजर पे फॉर्म नहीं बना रहे, हम यूआई का यूज नहीं कर रहे। या तो दो तरीके होते हैं, या तो हमारे पास यूआई हो, यूआई का मतलब एक एचटीएमएल फॉर्म हो या जेएसपी फॉर्म हो, अगर हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है तो हम क्या करेंगे, पोस्टमैन से दे सकते हैं। अभी बस समझ लो, बाकी और चीज क्लियर कल होगी। हम पोस्टमैन से नाम देंगे, सब्जेक्ट देंगे और डेट ऑफ बर्थ देंगे, आईडी नहीं देंगे क्योंकि आईडी ऑटोमेटिक हाइबरनेट जनरेट कर लेगा, बट जो वैल्यू आएगी तो उसको पहले एक स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, स्टूडेंट, स्टूडेंट और उसका रेफरेंस बना लिया STUDENT, बट जो भी वैल्यू आएगी, देखो अब जो नॉर्मली हम वैल्यू ऐसे देते थे कि नॉर्मल तरीके से, बट पोस्टमैन से या यूआई से जो वैल्यू आती है वो किसके फॉर्म में आती है, वो जेसन के फॉर्म में आती है, किसके फॉर्म में आती है यार, सेशन। जेसन, जेसन, जे, जेसन नहीं, जेसन, JSON। अब जेसन क्या होता है, देखो मैं बताऊं, जैसे अगर आपको जेसन, सेशन बताया था सर कल। देखो जेसन में क्या होता है, की और वैल्यू के पेयर, सेशन हाँ, लेके जाता है, सेशन नहीं, लेके आता है। जेसन, जेसन बोल रहा हूँ, ये जो लिखा है ना जेसन होता है, जेसन में क्या होता है, जो भी हम वैल्यू देते हैं वो की और वैल्यू के पेयर में देते हैं। अच्छा, जैसे आपने फॉर्म देखा होगा, जो भी आप फॉर्म देखते हो उसमें क्या, फॉर्म में क्या लिखा रहता है, नेम, और फिर एक बॉक्स बना रहता है जिसमें आप नेम फिल करते हो, फिर एज, फिर एक बॉक्स बना रहता है, डेट ऑफ बर्थ एक बॉक्स रहता है, ऐसे ही रहता है। यूआई पे अगर आप देखते हो कभी, तो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो अपना, ऐसे ही रहता है, यस। ठीक है। यस सर। तो ठीक है, तो वहां से जो वैल्यू आती है वो तो यूआई हो गया, जब यूआई पे आप सबमिट करते हो अपनी डिटेल भर के, तो वो कंट्रोलर पे जाती है, तो कंट्रोलर पे किस फॉर्म में जाएगी, वो कंट्रोलर पे इस फॉर्म में जाती है, करली ब्रेसेस, स्टार्ट और एंड, नेम, ठीक है, ये जो आपने नाम दिया है वो है, और ये भी आपका इसमें रहता है डबल कोट में, नेम, कॉलन, फिर आपका नाम, जो भी नाम है, जैसे, ठीक है, ये कॉमा,
सब्जेक्ट कॉलन हिंदी कॉमा DOB कॉलन जैसे मैंने 20 5/11 ठीक है। तो इसको बोलेंगे जेसन। ये क्या हुआ? जेसन। जब यूआई में हम फॉर्म फिल करके सेंड करते हैं तो यूआई पे तो हम ऐसे देते हैं, बट यूआई से जो कंट्रोलर पे आता है वो जेसन के फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आता है? इस फॉर्म में। ठीक है। जेसन एक ब्लॉक होता है क्या सर? ब्लॉक नहीं होता, ये जेसन का अलग एनोटेशन है। जावा जेसन एक लाइब्रेरी कह लो जो कि आपके डेटा को एक्सचेंज करने का काम करती है। यूआई से डेटा को लेके आएगी, आपको बैकएंड सर्वर को दे देगी। बैकएंड सर्विस से जो डेटा आएगा उसको यूआई को दे देगी। तो ये डेटा को एक्सचेंज करने का काम करती है। ये इसको वो बोल सकते हैं एक आप एप्लीकेशन या उसको। ठीक। जो भी पाथ 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 बोल सकते हैं जो भी डेटा का एक्सचेंज होता मतलब। है, जो भी डेटा का एक्सचेंज होता है वो जेसन के थ्रू होता है। जेसन के थ्रू भी होता है, एक्सएमएल के थ्रू भी होता है। ठीक है, बट जेसन ज्यादा बेस्ट होता है एक्सएमएल के थ्रू। यूआई से डेटा गया आपकी सर्विस पे गया, सर्विस से आपका जो डेटा आया डेटाबेस से वो यूआई पे भेजना है तो जेसन के फॉर्म में भेजते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही सर, इसको मतलब एक बार थोड़ा सा अच्छे से मतलब दोबारा। अरे यूआई से जो आप डेटा मतलब हाँ क्या यूआई से तो लेके आता है, मतलब यहाँ किसको देता है? या कंट्रोलर को देता हाँ है, वही मैं सर्विस बता। को अरे देता है कि अब अभी इतना समझ में आया ना कि यूआई से डेटा जो आता है वो सर्विस पे जेसन के फॉर्म में आता है। इतना आया? इतना आ गया? सर्विस क्लास में आता है, मतलब सर्विस। आता है, इतना समझ लो कैसे आता है। वो फिर क्या होता है उसका वो आगे बता रहा हूँ मैं। इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, हमने वहां से नाम एक फील्ड है ऐसी, अगर मैं बताऊं पेंट खोलता हूँ मैं वो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये मान लो ठीक है, आपने ये आपका यूआई फॉर्म था, ऐसा था आपका। ठीक है, ये था यस यहाँ। सर। ठीक है, यहाँ पे सबमिट बटन है, आपने फॉर्म भरा। आपने फॉर्म भरा कोई भी और इस पर सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया, सबमिट। तो जैसे आप फॉर्म यूआई पे फॉर्म भर के सबमिट करते हो तो क्या कैसे जाता? अब सबमिट कर दिया तो बैकएंड में जाएगा, क्योंकि बैकएंड का ही काम है डेटाबेस में सेव करना। बैकएंड एप्लीकेशन का ही काम है सेव करना। यस यस सर। यस सुन लो। ठीक है, तो बैकएंड में किस फॉर्म में यस जाएगा? बैकएंड में ये जो डेटा उसके कैसे जाएगा? बैकएंड एप्लीकेशन तक कैसे पहुंचेगा? कंट्रोल तक कैसे पहुंचेगा? तो इसको की बन जेसन इसको जेसन पे। हाँ जेसन के फॉर्म में जाता है। इसको की बनाएगा और जो वैल्यू है उसको वैल्यू बनाएगा। ठीक है, तो ये जो जब कंट्रोलर के पास पहुंचेगा ये डेटा, कंट्रोलर के पास पहुंचेगा तो क्या किस रूप में पहुंचेगा? इसके रूप में ये। ठीक है, हेलो, यस। क्लियर? अब यस सर। ठीक है, अब चूंकि इस डेटा को लेके हमको ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये जो जेसन से डेटा निकालना पड़ेगा, घनश्याम हिंदी और ये। आ रही बात समझ में? यस सर। तो और निकाल के स्टूडेंट के डेटा में सेट करना पड़ेगा। स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसमें सेट करना पड़ेगा, तभी तो उस ऑब्जेक्ट जो सेट हो जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट को हम डीबी तक पहुंचाएंगे। हाइबरनेट में क्या करते थे? ऑब्जेक्ट बनाते थे, उसमें डेटा सेट करते थे,
फिर उसको सेशन डॉट सेव करते थे तो डेटाबेस में चला जाता था। यस सर। तो इसमें क्या करेंगे, जो यूआई से आया, जो यूआई से आया, अब उसको पहले स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में सेट करेंगे। तो हम नॉर्मली सेट नहीं करेंगे, इसके लिए एनोटेशन होता है रिक्वेस्ट बॉडी @ रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी क्या करेगी, जो जेसन में से डेटा आया, जो जेसन से डेटा आया उसको इस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में क्या कर देगी, सेट कर देगी। मतलब नाम घनश्याम हिंदी और डेट ऑफ बर्थ को निकाल लेगी और इस स्टूडेंट क्लास के सेटर मेथड है उनकी हेल्प से ऑब्जेक्ट बना के सेट कर देगी। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। क्लियर, जैसे हाइबरनेट में करते थे, ऑब्जेक्ट बना के वैल्यू सेटर मेथड कॉल करके। यस और नो? रिक्वेस्ट अरे स्टूडेंट में मतलब डेटा अपना अरे सेव होगा रुको स्टूडेंट रुको ऑब्जेक्ट में। रुको रुक जा रुक जा, ये काम कर रहे हो, सेट एड्रेस, सेट सिटी, सेट नेम, सेट कॉलेज। यस सर। ठीक है, यही काम ये हो रहा है। जेसन से डेटा आया इसको निकालना और इसमें सेट करना। तो हमने भी तो वही किया, पहले स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है फिर उसमें सेट किया है। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट तो हमने बना लिया, लेकिन इसमें सेट कैसे करेंगे, हम नहीं कर रहे सेट, हमने रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन लगा दिया, वो ऑटोमेटिकली जेसन से निकाल लेगा डेटा और सेट कर देगा। नहीं आई? ओके, अब क्लियर है? समझ में आया। ओके, हाँ, ठीक है सर। ठीक। मतलब वहाँ पे मैनुअली कर रहे थे और यहाँ हाँ, पे ये ऑटोमेटिक कर क्योंकि लेगा। मैनुअली तो हम हार्ड कोडेड कर रहे हैं, हम तो अब क्या देंगे, यूआई से देंगे। अब देखो दो चीजें होती हैं। चलो ठीक है, हम वहां से दिया, यहाँ तक बात क्लियर हुई? ठीक है, यस सर। ओके। एक पैकेज हमने इंपोर्ट कर लिया स्टूडेंट क्लास का, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे ओके। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रिटर्न। अब इसमें क्या करेंगे, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक सर्विस क्लास बनाएंगे, क्योंकि कंट्रोलर पे हम तो सिर्फ कॉल करते हैं, बिजनेस लॉजिक कहाँ लिखते हैं, सर्विस लेयर पे। ठीक है, तो सर्विस ले। सर्विस लेयर के लिए एक स्टूडेंट सर्विस नाम से क्लास बनाते हैं। न्यू क्लास गए। ठीक है, स्टूडेंट सर्विस। ठीक है, इसको हमने फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद सर्विस क्लास जो होती है उसको एनोटेशन हम करते हैं @सर्विस। ठीक है, तो ये हमारी सर्विस क्लास बन गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसके अंदर, यहाँ पे कंट्रोलर मेथड, तो रिटर्न हम क्या करेंगे, पहले इस सर्विस को, जो स्टूडेंट सर्विस है, इसको बाइंड करेंगे काय में, क्योंकि हमको स्टूडेंट सर्विस का मेथड कॉल कराना है, तो ऑटो वायरिंग करेंगे हम। समझ में आना, ऑटो वायरिंग क्यों करना पड़ती है, क्योंकि जो मेथड बनाएंगे सर्विस पे वो यहाँ पे कॉल करेंगे, तो काय की हेल्प से करेंगे हम, सर्विस क्लास के ऑब्जेक्ट से। तो सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाएंगे, कौन ऑटो ऑटो वायरिंग करेंगे। ऑटो वायरिंग करने से कौन बनाएगा, स्प्रिंग। ठीक है, एस कर दिया, ये कर दिया, और हमने इसके ऊपर लिख दिया ऑटो वायर। ऑटो वायर। ओके। ठीक है, ये काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सर्विस पे हम क्या करते हैं, सर्विस पे हम मेथड बनाएंगे। क्या, कौन सा बनाएंगे, ये बनाते हैं। सर्विस पे हम चलते हैं, यहाँ पे क्रिएट स्टूडेंट नाम से, ये सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमने किया। अब देखो सर्विस पे भी क्या करेंगे, चलो पहले ये कर लेते हैं। सर्विस में गए, स्टूडेंट सर्विस। ठीक है, यहाँ पे मेथड बना दिया, ये डाल दिया। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, पैकेज इंपोर्ट कर लिया, क्रिएट स्टूडेंट, इसमें भी हमने क्रिएट स्टूडेंट नाम से मेथड बना दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे रिटर्न, यहाँ से मैं सर्विस क्लास का मेथड कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी किया, सर्विस डॉट कौन सा, क्रिएट स्टूडेंट। ठीक है, और ये पास कर दिया।
बस ये मैंने सेमीकोलन लगा दिया। जब मैं एक कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, तो इसमें ये वाला जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बाइंड किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसमें पास करके सर्विस क्लास का मेथड कॉल कर रहा हूँ। क्लियर? यस सर। ठीक है, ओके, ठीक है। अब क्या एरर दे रहा है भाई? ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आए, अब यहाँ पे ये रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, रिपॉजिटरी का मेथड कॉल करेगा, सर्विस लेयर से डाउ लेयर का मेथड कॉल करेगा। ठीक है, तो डाउ लेयर पे हम एक स्टूडेंट रिपॉजिटरी नाम से क्लास बनाते हैं, स्टूडेंट रिपॉजिटरी। तो किस नाम से बनाइए, सर्विस डाउ, डाउ के अंदर स्टूडेंट रिपॉजिटरी। ठीक है, इसी नाम से क्लास बना लेते हैं डाउ के अंदर। राइट क्लिक किया इस पे, न्यू गए, क्लास गए, स्टूडेंट रिपॉजिटरी, रिपॉजिटरी फिनिश कर दिया। ठीक है, और इसको रिपॉजिटरी बनाना है तो हम @रिपॉजिटरी लगा देते हैं। ठीक है, ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड CRUD रिपॉजिटरी। ठीक है, CRUD रिपॉजिटरी एक इंटरफेस होता है। अरे सॉरी, इसको हमको ना इंटरफेस बनाना होगा, गलती हो गई। जो स्टूडेंट रिपॉजिटरी है ना, वो इसको हम बनाएंगे इंटरफेस। इसको अगर कभी किसी क्लास का नाम चेंज करना है तो राइट क्लिक करो, रीफैक्टर करो और उसको रीनेम कर दो। ठीक है, रुक जाओ, अरे रीनेम क्यों करना है, यहाँ पे क्लास की जगह इंटरफेस लिखना है। क्यों इंटरफेस बनाया इसको, क्योंकि क्योंकि हम जो जो एक्सटेंड करने वाले हैं वो एक इंटरफेस है, तो एक इंटरफेस को दूसरा इंटरफेस ही एक्सटेंड कर सकता है। सर क्लास बना के इम्प्लीमेंट कर लो उसको तो कोई समस्या है? नहीं, वो उसमें फिर उसके जो मेथड है उनको हमको बॉडी देनी पड़ेगी, और वो हम बॉडी नहीं देना चाह रहे। इंटरफेस स्टूडेंट रिपॉजिटरी, अगर हम क्लास बना लेंगे तो इसके जो मेथड होते हैं, स्टूडेंट रिपॉजिटरी एक्सटेंड क्रेडिट रिपॉजिटरी। एक्सटेंड्स नहीं दिया, एक्सटेंड्स होता है, स्पेलिंग मिस्टेक है। अच्छा, एक्सटेंड्स क्रेडिट रिपॉजिटरी, अरे INTERFAC, सिंटेक्स एरर ऑन टोकन इंटरफेस। अच्छा, आई कैपिटल कर दिया। ठीक है, क्रेडिट रिपॉजिटरी। ठीक है, तो क्रेडिट रिपॉजिटरी क्या होता है, इंटरफेस होता है। अब इसमें हमको बताना पड़ेगा क्या, स्टूडेंट टाइप का बना रहे हैं हम, मतलब स्टूडेंट के साथ हम जो भी ऑपरेशन करेंगे वो स्टूडेंट टाइप के साथ करेंगे, और आईडी हमारी इसमें जो जनरेट होगी उसका टाइप है इंटीजर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टूडेंट रिपॉजिटरी नाम से एक इंटरफेस बनाया, और उसमें किसके मेथड कर लिए एक्सटेंड, क्रेडिट रिपॉजिटरी के। तो क्रेडिट रिपॉजिटरी के आप देखोगे तो इस क्रेडिट रिपॉजिटरी जो होती है JPA रिपॉजिटरी इनने इम्प्लीमेंट किया है। तो अगर इसके मेथड हम खोलें तो दिखाएगा, सर यहाँ पे एक चीज पूछना थी, जैसे स्टूडेंट का सर अपन टैग इंटीजर क्यों लिया है, मतलब ये? उसकी आईडी जो आप स्टूडेंट क्लास है उसमें आईडी किस टाइप की है, क्योंकि जो जो क्रेडिट इंटरफेस लिखा हुआ है, अच्छा आईडी क्रेडिट रिपॉजिटरी, दिया हाँ, था उस। क्रेडिट रिपॉजिटरी है, उसका ऐसा सिग्नेचर ही है कि वो
आपसे पूछेगा। तो इसके अंदर मेथड लिखे हुए हैं, देखो अगर देखो ना कंट्रोल ओ, तो इस क्रेडिट रिपोजिटरी में इतने सारे मेथड है, इनको हमको इम्प्लीमेंटेशन देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हम इनका यूज कर सकते हैं, इसीलिए हमने इंटरफेस बनाया, क्लास नहीं बनाई। अगर हम क्लास बनाते तो इन सारे मेथडों को हमको बॉडी देनी पड़ती, हमको ओवरराइड करना पड़ता, तो हम ओवरराइड नहीं करना चाह रहे हैं, डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो बनाई है हमने, इसको इसके सारे मेथडों को मुझे यूज करना है किसमें, स्टूडेंट सर्विस क्लास में। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऑटो वायर करना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा ऑटो वायर @ ऑटो वायर। ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया, ये हो गया। ठीक है, अब देखो कंट्रोलर है, जैसे ही मैं ये डेटा भेजूंगा, जैसे ही मैं ये डेटा यूआई से भेजूंगा, ठीक है, ये डेटा यूआई से आएगा, यूआई से जैसे आएगा तो मैं यहाँ पे ये जो मेथड है इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, जब मुझे कोई ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो उसके लिए मुझे या तो रिक्वेस्ट मैपिंग, ठीक है, हमें रिक्वेस्ट मैपिंग देनी होती है। रिक्वेस्ट मैपिंग का मतलब कि कैसे पहचानेगा वो कि इसी मेथड को एग्जीक्यूट करना है। तो ये हो गया मेरा एक क्लास लेवल का, क्लास लेवल की रिक्वेस्ट मैपिंग। ठीक है, तो पहले मैं ये लिखूंगा, उसके बाद देखो या जो भी हम क्रिएट करते हैं तो उसके लिए पोस्ट मेथड होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट बोलते हैं उसको। तो या तो मैं ऐसे दे लूँ कि रिक्वेस्ट मैपिंग, उसमें रिक्वेस्ट मैपिंग दूँ और मेथड का नाम ऐसे दूँ, रिक्वेस्ट मेथड डॉट पोस्ट, या दूसरा तरीका है मैं डायरेक्ट एनोटेशन का यूज करूँ, पोस्ट मैपिंग, और उसमें सिर्फ मुझे मैपिंग देनी पड़ेगी। दोनों ही तरीके दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं पोस्ट मैपिंग देता हूँ, पोस्ट मैपिंग। ठीक है, पोस्ट मैंने दिया, अरे ये गलत हो गया, गलत, ठीक, गलत इंपोर्ट हो गया, मैं इसी को जस्ट कॉपी कर रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट ओ, ठीक है, कौन सा हुआ ये, पोस्ट मैपिंग, ठीक है। अब देखना, ध्यान देना। ठीक है, तो जब मैं ये डेटा मेरा ब्राउजर से आएगा, उसके संग रिक्वेस्ट मैपिंग बनी होगी। क्या बनेगी, कैसे पता चलेगा कि इस डेटा को जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है वो कैसे बनाएगा, ये मेथड बनाएगा, कैसे बनाएगा। तो यूआरएल क्या बनेगा मेरा, http://localhost, ठीक है, :8087 जो आपका सर्वर का पोर्ट है, ठीक है, // उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट मैपिंग, ऊपर वाली, पहले ऊपर वाली रिक्वेस्ट मैपिंग, जिससे उसको ये पता चल जाएगा कि जो रिक्वेस्ट आई है वो इस कंट्रोलर के लिए आई है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे कंट्रोलर हो इस फोल्डर में और कंट्रोलर हो। ठीक है, तो हमने कंट्रोलर के ऊपर भी एक रिक्वेस्ट मैपिंग लगा दी। तो ये ठीक है, उसके बाद ये, तो ब्राउजर से जो डेटा, ये वाला डेटा आ रहा है और उसके साथ आएगी ये रिक्वेस्ट मैपिंग। तो इस रिक्वेस्ट मैपिंग से वो पता करेगा कि कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होना है। तो ये जो मैच किससे होगा, ये यहाँ पे मैच, फिर ये वाली रिक्वेस्ट मैपिंग यहाँ पे मैच, तो ये पता चल जाएगा कि ये मेथड एग्जीक्यूट होगा, हाँ या ना, यस और नो। यस सर। ठीक है, और जो डेटा यस सर। और जो डेटा सर आया, स्टूडेंट और पीरियड के बीच में स्लैश लगेगा क्या, यूआरएल में, हाँ जी बिल्कुल, यूआरएल में हाँ स्टूडेंट जी वो, पीरियड के बीच हाँ में। हाँ वो ठीक है, ये लगेगा। और ये जो डेटा आया है, अब जो यहाँ तक पहुँच गया ये मेथड एग्जीक्यूट होगा, ये जो डेटा आया है वो क्रिएट स्टूडेंट मेथड की इसमें आ जाएगा। हमने रिक्वेस्ट बॉडी दी है, तो रिक्वेस्ट बॉडी क्या काम करेगी, जो डेटा आ रहा है जेसन में से, उसमें से डेटा निकाल लेगी और इस डेटा को इस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में बाइंड कर देगी, मतलब सेट कर देगी। ठीक है, अब वो ये जो डेटा है स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट तो में, की और वैल्यू के फॉर्म में निकालेगी ना पूरा। ना 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 ना, सिर्फ की और वैल्यू के फॉर्म में तो आया है,
डेटा डेटा निकाल लेगी, क्योंकि ये जो यहाँ पे दे रहे हो यही नाम आपके वेरिएबल के नाम है, किसमें, मॉडल में। यस ठीक है, यस सर। ये नाम इसी से तो पता करेगा वो कि कौन सी वैल्यू को सेट करना है। अगर ये नाम गलत हो गए तो सेट नहीं हो पाएंगे सही से। ठीक है, इन वैल्यू में सेट करें, यस तो सर। यहाँ से वैल्यू निकालेगा, इस ऑब्जेक्ट में डाल दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को हम आगे भेजेंगे कहाँ, सर्विस लेयर पे, इसलिए कि इस ऑब्जेक्ट में डाटा, इसको डेटाबेस में सेव करना है। ठीक है, तो क्रिएट स्टूडेंट नाम से हम सर्विस क्लास में वो बनाएंगे मेथड, और उसमें ये पास करेंगे। तो गए, इसको खोला, तो सर्विस क्लास में हमने क्या बनाया, क्रिएट स्टूडेंट नाम से एक मेथड बनाया, और उसमें हम क्या ले रहे हैं, हमें क्या पता है कि इस मेथड में एक स्टूडेंट नाम से ऑब्जेक्ट आएगा, तो उसको होल्ड करने के लिए पैरामीटर हमने कैसा दिया, स्टूडेंट टाइप का। ठीक है, कंट्रोलर से स्टूडेंट नाम के। कंट्रोलर से एक स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसको होल्ड करने के लिए स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट दिया। ठीक है, और वो जो स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ भेजना है हमको, डेटाबेस में। तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी कौन कर रहा है, डाउ लेयर। तो तो स्टूडेंट रिपोजिटरी पे हमने सेव मेथड कॉल किया, तो स्टूडेंट रिपोजिटरी हमने बनाई हुई है ये, और इसके अंदर भले ही हमको ये सेव मेथड नहीं दिख रहा है, लेकिन सेव मेथड आ गया है। सेव मेथड कहाँ से आ गया, ये वाला, ये कहाँ से आया, जब हमने क्रेड रिपोजिटरी को एक्सटेंड किया। ठीक है, इसमें। एक्सटेंड किया। ठीक है, तो इसमें यस सर। सेव मेथड, फाइंड मेथड, सारे मेथड आ गए, बस हमें दिख नहीं रहे किससे, क्रेड रिपोजिटरी इंटरफेस से। तो इसका मेथड हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। तो ये मेथड का काम है। अब कैसे इम्प्लीमेंटेशन है, दिख रहा है क्या, हमें दिखेगा, हाँ, देखो, देखोगे इसका, ये रहा, कंट्रोल ओ, सेव मेथड, ये रहा, देखो, ये रखा है। ये अपना ऐसे काम करेगा। हम परसिस्ट मेथड कॉल करते थे सेव करने के लिए, तो परसिस्ट मेथड यूज कर रहा है। कोड लिखा हुआ हमें कोई मतलब नहीं, हम तो सिर्फ यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे सेव मेथड कॉल करेंगे और स्टूडेंट पास करेंगे, तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा। आया फ्लो समझ में। यस सर। ठीक है, ओके। अब हम इसको करते हैं रन, ये देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो हमने सारा फ्लो बनाया कहीं गड़बड़ तो नहीं है कुछ। ये कर देगा भैया, किसमें एरर आ रही है, कंट्रोलर में, क्या, अच्छा, ओके। ठीक है, अब मैं इसको हटा दूँ, इसको हटा दूँ सारा, समझाने के लिए बताया था बस मैंने। यस। ठीक है, सेव कर दिया, ओके। अब क्या हो गया इसको, लो, could not load और main class, अरे यार, इसको ऐसा करो फिर पूरा हटा दो पहले इनको, नहीं वो ऊपर क्लास को नहीं नहीं, अपडेट किया है ना वो, एरर आ जाती हैं तो अपडेट करो, कर लिया करो, वही रहता है इसका सॉल्यूशन। हाँ, क्या हो गया, सर्वर फेल हो गया, 8087 वॉज ऑलरेडी इन यूज। अच्छा, पहले से यूज हो रहा है सर ये कोड। कोई नहीं, कहीं पे भी चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हो रहा है तो होने दो, उसकी टेंशन नहीं लेनी हमको।
ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन बन गई, रन हो गई। ठीक है, एप्लीकेशन रन हो गई, लेकिन अभी कोई रिकॉर्ड हमने नहीं बनाया है। रिकॉर्ड बनाना सीखेंगे कल। कल हम हमारे पास देखो 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है यूआई, या तो हम जो वैल्यू मैंने बताई थी आपको, यूजर ने ये जो समझाई थी, ये जो वैल्यू है यूआई से दें, तो यूआई से जेसन के फॉर्म में हमारे बैकएंड तक आएगी। ठीक है, अगर हमारे पास यूआई नहीं है तो दूसरा सॉल्यूशन क्या होता है, पोस्टमैन। अगर हम जो जब बैकएंड डेवलपर होते हैं उनके पास यूआई नहीं होता है, तो वो यूज़ करते हैं पोस्टमैन का। तो पोस्टमैन में वो क्या करते हैं, ये जो डेटा है जेसन के फॉर्म में जैसा जाता है कंट्रोलर पर, वैसा वो देते हैं पोस्टमैन का यूज़ करके। जैसे ये देखो, पोस्टमैन ऐसा होता है। ये पोस्टमैन टूल है, इसको हम कल प्रैक्टिकल करेंगे। कल इसमें हम रिकॉर्ड बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे राजा कॉमा डेट ऑफ बर्थ, देखो। तो पोस्टमैन में क्या है, हम ये देंगे यूआरएल। अब जब हम यूआई से देते हैं तो यूआई से क्या, यूआई में भी देना पड़ता है कि कौन सी रिक्वेस्ट को आप करोगे कहाँ पे, कंट्रोल। तो इसमें हमें पोस्ट रिक्वेस्ट, पोस्ट देते हैं तब जब हम कोई रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। गेट यहाँ पे कई सारे मेथड होते हैं, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। ठीक है, ये मेथड होते हैं, वो आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन पोस्ट का यूज करते हैं जब हम रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। तो रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे तो पोस्ट, यहाँ पे यूआरएल देते हैं। यूआरएल कैसे बनता है, बड़ा सिंपल है, यहाँ तक तो पता ही है आपको। http://localhost:8085, उसके बाद आपका जो कंट्रोलर पे वो रिक्वेस्ट मैपिंग वो, प्लस मेथड के ऊपर जो रिक्वेस्ट मैपिंग है वो। ठीक है, यहाँ पे हम देंगे डेटा, ये जो डेटा बाइंड होगा, क्योंकि यूआई नहीं है, यूआई से जेसन के फॉर्म में ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके जाता है, तो हम ही उसको जेसन के फॉर्म में देंगे और यहाँ से सेंड कर देंगे ऑटोमेटिकली। तो ये जो डेटा है इस पाथ पे जाएगा, हमारी सर्विस को हिट करेगा, कंट्रोलर पे मेथड को हिट करेगा, और वहाँ पे जाके डेटाबेस में इंसर्ट कर देगा। आई बात समझ में? हेलो? यस सर। ठीक है, ये काम करेंगे मतलब हम। जेसन जो टूल होता है वो अलग होता है। हाँ, जेसन इसलिए यूज किया जाता है, अगर हमारे पास यूआई नहीं है, हम यूआई डेवलपर नहीं है, तो हम जेसन का यूज करते हैं। बैकएंड डेवलपर जेसन का यूज करते हैं। जेसन के थ्रू वो हमको जैसी फैसिलिटी यूआई देती है, वैसी फैसिलिटी हमको जेसन दे देता है। ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है। तो इससे मतलब जो भी डाटा अपन ऐसे फायर करेंगे तो हाँ, डेटाबेस में चेंज कर देगा हाँ, ये जो डेटा है, यूजर के अकॉर्डिंग। ये डेटा फायर होगा, ये इस यूआरएल से कंट्रोलर पर पकड़ेगा। ठीक है, कंट्रोलर पे आएगा, ये आपका कंट्रोलर है। हाँ, ये रहा कंट्रोलर। ये कंट्रोलर पे आएगा, इस मेथड पे। ये जो रिक्वेस्ट बॉडी है, जो जेसन में डेटा आया उसको निकालेगी, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में सेट करेगी। ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट फिर क्रिएट, स्टूडेंट जो मेथड है सर्विस क्लास का, उसको कॉल करेगा विद डेटा। ये जहाँ जाएगा, ये इसके अंदर जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आएगा वो इसको होल्ड करेगा, और फिर इसके अंदर से हम रिपोजिटरी क्लास का सेम मेथड कॉल करेंगे, और सेम मेथड स्टूडेंट रिपोजिटरी में जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो सेव मेथड है, ये जो अगर सेव मेथड हम खोल के देखें, ओपन इम्प्लीमेंटेशन, तो ये जो मेथड है वो ऑटोमेटिकली जो भी काम करेगा वो सेव कर देगा। ठीक है, क्लियर? ओके। अब इसको आगे बढ़ाएंगे कल। यस सर।